हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन। पिछले वीडियो में ही हमने बात की थी कैसे टॉलमी के टाइम से लगभग 2000 साल पहले से इसके बारे में लोग थ्योरीज देते आए हैं। सबसे पहली थ्योरी टॉलमी ने दी थी। फिर हमने बात की थी कैसे इंडिया में थ्योरी थी, आर्यभट्ट ने बहुत अच्छा मॉडल बनाया था सोलर सिस्टम का। फिर हमने बात किया था कैसे वेस्टर्न साइंस में यूरोप में निकोलस कोपरनिकस ने पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। फिर उसके बाद कैसे टाइको ब्राहे आया, उसका असिस्टेंट था जोहानस केपलर, उसने 3 लॉस दिए और तीनों लॉस की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोग। केपलर का पहला रूल क्या था, पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अंडरलाइन कर दूं मैं इसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इस लॉ में उसने क्या कहा था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। कोपरनिकस ने क्या कहा था? सर्कुलर ऑर्बिट। याद कर लो। अब कोपरनिकस ने कहा था सर्कुलर ऑर्बिट, केपलर ने कहा इलेप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। और क्या कहा था? एलिप्स में सन इज एट वन ऑफ द फोसाई, सन इज एट वन ऑफ द फोसाई। दूसरा फोसाई पे कुछ नहीं होता है, दूसरा खाली रहता है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि एक फोकस पे सन है तो दूसरे पे क्या है, या क्वेश्चन आता है, दूसरा कुछ नहीं, खाली है। एक फोकस पे सन को रखते हुए इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स ट्रेवल करते हैं। यह पहला नियम था। बहुत ही सिंपल नियम है, लेकिन बहुत सिंपल तक पहुंचने में कितने सालों का मेहनत लगा था, याद करो। अब टाइको ब्राहे ने तो टॉलमी ने तो कर दिया था कि अर्थ इज एट द सेंटर, लेकिन केपलर ने कहा नहीं, सेंटर पे ना अर्थ है ना सन है, दोनों ही सेंटर पे नहीं है। बट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन एंड एवरी अदर प्लैनेट इज गोइंग अराउंड द सन। और इतनी सी बात बताने के लिए उसको अपने बॉस टाइको ब्राहे के पूरे जीवन पे कलेक्ट किया गया डेटा यूज करना पड़ गया था। काफी इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए यह लॉ। दूसरा लॉ की हमने बात की थी, लॉ ऑफ एरियाज। इसमें क्या बताया था हमने, क्या बात की थी? द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन। देख लो, अब लाइन दैट जॉइंस, ये नहीं सोचना कौन किस लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन, किसी भी प्लैनेट को सन से ज्वाइन करने वाली लाइन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया है। जैसे यह एक प्लैनेट का ऑर्बिट है, तो एक पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी टाइम में यदि इतना एरिया कवर करता है वो प्लैनेट, और दूसरे डेल्टा टी टाइम में अगर दूसरे एंड पे पहुंच गया है प्लैनेट तो वो इतना एरिया कवर करता है, तो ये दोनों एरियाज बराबर होंगे। इंटरेस्टिंग। आकाश देख करके एरिया की भी बात कर दी है, एरिया की बात कर दी सीधा सीधा आकाश देखते देखते। कि देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है एक्चुअली। ये हमने जो पढ़ लिया है एंगुलर मोमेंटम। पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी एंगुलर मोमेंटम की। ये लॉ जो है ना, सेकेंड लॉ इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कैसे, कहाँ हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, कहाँ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ये? इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, ये डेल्टा A1 है, डेल्टा A1 है, ठीक है। और ये रेडियस मान लो R1 है, तो ये उसके बराबर ही होगा, ये वाली साइड भी उसके बराबर होगी, है ना। तो ये जो हमारा डायग्राम बना है ना, इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग कर सकते हैं एक ट्रायंगल से, इस तरह की ट्रायंगल से, जिसमें कि ये साइड है R1 तो यह साइड भी R1 है। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता है। कोई भी प्लैनेट टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता है, परपेंडिकुलर लाइन रहती है ना। अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको परपेंडिकुलर से। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट, यही होगा ना। मैं हाइट वाली लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, ये बेस इनटू हाइट, यही होना है। और हमारा बेस क्या है?
वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी टाइम, ये हमें यह बेस दे देगा ये साइड, वेलोसिटी इनटू डेल्टा टाइम, वेलोसिटी डेल्टा टाइम इनटू हाइट, हाइट ये रेड वाली लाइन जो है ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम लोग R1 के लगभग कर सकते हैं ना, लगभग R1 के बराबर कर सकते हैं। हमारा डेल्टा ए जो आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू R1 इंटू 1/2, ट्रायंगल है हाफ, है ना, ट्रायंगल का एरिया निकालना इसलिए हाफ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ 1/2। अब यदि हम लोग डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी निकाल दें तो क्या आएगा, डेल्टा टी तो लेफ्ट साइड में चला गया, वेलोसिटी इंटू R1 आएगा आएगा ना। और लीनियर मोमेंटम क्या होता था याद करो, रेड से मैं लिखता हूं, लीनियर मोमेंटम क्या होता था, P इज इक्वल टू M इंटू वी होता था, याद है ना। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, R क्रॉस P होता था। तो यहां से P से हम लोग अगर V निकाल दें तो क्या आएगा, P डिवाइड बाई M आएगा, P डिवाइड बाई M आएगा ना। बस इसी P डिवाइड बाई M को यहां पे रख देना है, वेलोसिटी की जगह पे P डिवाइड बाई M कर देना है, P डिवाइड बाई M इंटू R1, ओके। और R1 क्रॉस P क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता था, यहाँ पे उल्टा आ रहा है, लेकिन हम लोग के पास ये डायरेक्शन को मार दो, थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन को इग्नोर कर दो, डायरेक्शन को इग्नोर कर दो, डायरेक्शन का कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्शन को इग्नोर कर दे अगर तो हमें क्या मिला, 1/2m मल्टीप्लाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय R, जिसको हम लोग लिख सकते हैं L डिवाइड बाय 2m, ठीक है। तो अब L भी कांस्टेंट है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होना है, 2m भी कांस्टेंट होना है, तो डेल्टा A डिवाइड बाय डेल्टा T भी कांस्टेंट हो गया। आ गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ केपलर। कहां से कहां पहुंच गए हम लोग, देखो कहा रोटेशनल मोशन में क्या क्या बातें कर रहे थे और यहां से हमें केपलर मिल गया। बहुत सिंपल है, एकदम आराम से आता है। एरिया निकाल दिया हमने, एरिया कैसे निकाला, इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया एक ट्रायंगल के बराबर, बेस इनटू हाइट। और इस तरह का अप्रोक्सीमेशन हम लोग फिजिक्स में अक्सर करते हैं कि ये एंगल बहुत छोटी हो रही है, डेल्टा टी बहुत छोटा टाइम ले रहे हैं हम लोग, तो ये एंगल बहुत छोटी होने वाली है। ये एंगल जब छोटी होने वाली है तो इसका एरिया को हम लोग ले सकते हैं हाफ इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। ट्राइंगल के एरिया से इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, जहां पे हाइट को हम लोग ले लेंगे h इज इक्वल टू R, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमें सीधा सीधा मिल जाता है क्या, L डिवाइड बाई 2m, एंगुलर मोमेंटम। मास तो अब चेंज हो नहीं सकता है और ना ही मोमेंटम चेंज हो सकता है, तो हमारा आ गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। थर्ड लॉ भी आसान था ना, लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें हमने क्या बात की थी, square of time period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of semi major axis of the ellipse traced out by the planet। मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दें और इसको सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से यदि डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहला लॉ और दूसरा लॉ, पहला लॉ किसी एक ही प्लैनेट की बात कर रहे थे हम लोग, एक प्लैनेट की ऑर्बिट की बात कर रहे थे। दूसरे लॉ में एक प्लैनेट की ही ऑर्बिट की बात कर रहे थे। अब तीसरे लॉ में देखो डिफरेंट प्लैनेट्स को कंपेयर करने लग गया है। टाइम पीरियड डिवाइड बाय सेमी मेजर एक्सिस, टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइड बाय सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। अगर अलग अलग प्लैनेट्स का निकालते हैं तो सारे कांस्टेंट आते हैं, जो कि हमने चार्ट पिछले वीडियो में देखा था। खैर इस चार्ट पे आने के पहले ये सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, ये डाउट है क्या किसी के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में यह डाउट है क्या सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। एलिप्स इस तरह का होता है, एलिप्स के दो डायगोनल्स तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ये एलिप्स के अंदर की सबसे लंबी लाइन यही होगी और यह सबसे छोटी लाइन होगी ना।
तो यह सबसे लंबी लाइन जो है ना, इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं। यह लाइन जो है ये है मेजर एक्सिस, और यह छोटी लाइन जो है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। मैथ से पता है, सब कुछ पता है ये सब। तो यह मेजर एक्सिस है या माइनर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस को जब हाफ कर देते हैं हम लोग, इतनी दूर की जब बात करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो अब ये थर्ड लॉ में जो हम लोग सेमी मेजर एक्सिस की बात जब करते हैं ना, तो दिस इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। सेमी मेजर एक्सिस प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस नहीं है। देखो इस वीडियो में, प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस नहीं है। सेमी मेजर एक्सिस यह है, ये प्लैनेट और सन का डिस्टेंस नहीं है, ये इस ऑर्बिट की एक प्रॉपर्टी है। सेमी मेजर एक्सिस जो फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं होगा। अगर एक प्लैनेट को ले लें तो उसका सेमी मेजर एक्सिस चेंज नहीं होने वाला है। ये इस चार्ट में दिया है। डिफरेंट प्लैनेट्स है, सभी का सेमी मेजर एक्सिस दिया है, सभी का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, और सबका यह t² को कैलकुलेट किया गया है। और यह जो वैल्यू आई है यह कांस्टेंट आई है 3 के बहुत नजदीक आई है। इतना कुछ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे की बातें करनी है। अच्छा, आगे चलने के पहले एक एग्जांपल बना लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट at the perihelion P be Vp and Sun at the distance Sun planet distance SP be Rp. Relate Vp Rp Vp to corresponding quantities as एपीहेलियन Ra Va। ये क्वेश्चन बनाने के लिए ना पहले हम लोग को फिर डायग्राम में वहां पे ले चलता हूं। हाँ, देखो डायग्राम होगा तब हम लोग मैप कर पाएंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पेरीहीलियन और एपीहीलियन, दो नई चीजें आई हैं, पेरीहीलियन और एपीहीलियन। एपीहीलियन आता है एपेक्स से, APEX, एपेक्स मतलब सबसे दूर वाले पार्ट, दूर वाला पार्ट। मतलब एपेक्स इस ऑर्बिट में सन और प्लैनेट के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकता है ना, ये वाला डिस्टेंस। यह डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। राइट राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एपीहीलियन। इस पॉइंट का नाम ए रख लिया, चलो ए। तो इस पॉइंट ए पे रेडियस हम लोग का दिया हुआ है RA और वेलोसिटी दी है VA। और दूसरा पॉइंट पेरीहीलियन, पेरीहीलियन सबसे नजदीक वाला पॉइंट होता है, वो कौन सा होगा? यह वाला पॉइंट, यह पॉइंट सबसे नजदीक वाला पॉइंट। इस पॉइंट को मान लो P। पॉइंट को P मान लिया, यहां पे रेडियस हो जाएगा RP और वेलोसिटी हो जाएगी VP। ठीक है, RP और VP। अब हमें एक अच्छा, BAC CPB हमारे पास पॉइंट्स नहीं दिए हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसको अभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, पिक्चर मिस हो गई थी। हमें एक रिलेशन निकालना है स्पीड और रेडियस के बीच में, VP RP और VA RA के बीच में एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्या हो सकता है? हमने जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की है अभी, सीधा सीधा उससे भी बना सकते हैं, या एरिया ट्रेवल्स की भी बात कर सकते हैं। केप्लर्स सेकेंड लॉ, ये देखो, V डेल्टा A डिवाइड बाय डेल्टा T क्या आ रहा था? V क्रॉस R आ रहा था, है ना। डेल्टा A एट पॉइंट P डिवाइड बाय डेल्टा T क्या आ जाएगा? VP क्रॉस डॉट RP।
और उसी तरह से पॉइंट P पे जब डेल्टा ए निकाल देंगे, डेल्टा ए एट पॉइंट P डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू वी ए इंटू आर ए, और ये दोनों बराबर होना है, दोनों बराबर होना है फ्रॉम के प्लस सेकेंड लॉ। तो क्या आएगा हमारे पास, वी पी इंटू आर पी इज इक्वल टू वी ए इंटू आर ए। यहां से हमें क्या मिला, आर पी डिवाइड बाय आर ए इज इक्वल टू वी ए डिवाइड बाय वी पी। तो अब देखो, आर पी इज ग्रेटर देन आर ए, नहीं उल्टा लिख रहा हूं, आर पी इज स्मॉलर देन आर ए। आर पी इज स्मॉलर देन आर ए, दिस इंप्लाइज, देखो इसका न्यूमरेटर छोटा है तो इसका भी न्यूमरेटर छोटा होना होगा, वी ए इज स्मॉलर देन वी पी। क्या निकल रहा है यहां पे, ए पर वेलोसिटी कम होगी, यहां पे वेलोसिटी कम होगी और यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूर जाएगा वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे सन के करीब आएगा वेलोसिटी तेज होती चली जाएगी। कंफ्यूज हो गया? सबसे सिंपल एग्जांपल था ये, सॉल्व करने की, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, पेपर पे खुद से लिखने की कोशिश करो, समझ में आएगा। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने हैं अभी। अब आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता है। न्यूटन अंकल एक गार्डन में बैठे थे, उनके सर पे एक एप्पल आके गिरता है, उससे उन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिल जाता है। लेकिन ऐसा अचानक से तो नहीं होता है, अचानक से तो नहीं होता है ना। न्यूटन ने कैसे सोचा, टेक्स्ट बुक में यह दिया है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। न्यूटन ने देखा कि मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। मान लो यह मून की ऑर्बिट है, अर्थ यहां पर है, यह अर्थ यहां पे है, यह अर्थ है और यह मून है, ठीक है। तो मून का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ मून क्या हो सकता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यही होगा ना। वेलोसिटी ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ मून क्या होने वाला है, 2 पाई आर एम, यस डिस्टेंस ट्रेवल होगा। 2 पाई आर एम क्या है, इस ऑर्बिट का लेंथ होगा, इसका सर्कमफ्रेंस होगा। अप्रोक्सीमेट कर दिया हमने, अभी बात की थी कि ये एलिप्स में ट्रेवल करता है, और अब हम लोग इसको सर्कल मान करके इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो एलिप्स होता है पर सर्कल के बहुत करीब है यह, इसलिए फिर से अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है यहाँ पे। 2 पाई आर एम, यह इसका डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम लग रहा है टी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करने से हमें मिल जाता है वी एम, वेलोसिटी ऑफ मून मिल जाती है। ये वेलोसिटी ऑफ मून को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर आर एम का स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर इंटू आर एम। तो एक आर एम कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाता है 4 पाई स्क्वायर आर एम डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इन सबको मिटा देता हूं, सीधा सीधा यहां पे आंसर सिर्फ रख लेता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे सिर्फ आंसर लिख लेता हूं। हमारा आंसर आया 4 पाई स्क्वायर आर एम डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन के टाइम पे पाई की वैल्यू तो पता थी ही, आर एम की भी वैल्यू पता थी, और टाइम पीरियड ऑफ मून तो पता ही था सभी को, मून को एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम मिलता है। ये सारी वैल्यूज न्यूटन को पता थी, और जब इसको कैलकुलेट किया ना तो ये 9.8 से बहुत कम आया। 9.8 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरा का पूरा मैकेनिक्स, चाहे वो मोशन इन 1 डायमेंशन हो, मोशन इन 2 डायमेंशन, हर जगह हम लोग ये यूज करते आए। तो ये जो जी थी ना, उससे बहुत कम वैल्यू आई आर एम की। तो उन्होंने जस्ट ऐसा सोचा, इमेजिन किया, बस यही इमेजिन किया था न्यूटन ने, कि यदि डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा, यानी कि ए एम एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून डिवाइड बाय जी, अगर इसको करते हैं तो ये आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, इसके बराबर अगर हो बाय चांस, मतलब एक तुक्का मारा उन्होंने, ठीक है, तुक्का मारा, इसको कैलकुलेट करें तो क्या होता है। और देखो अब यहां पे ये आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है और आर एम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, आर एम ये डिस्टेंस मान रहे हैं ना हम लोग, तो इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है ना, अर्थ का रेडियस तो छोटा सा है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ये तो बहुत बड़ा है। जब ये वैल्यूज कैलकुलेट किए ना इस तरह से, जब वैल्यूज डाली, आर ई की वैल्यू डाली, आर एम की वैल्यू डाली और जी की वैल्यू डाली, ये सब कुछ डाला ना, तो ये कुछ 3600 के बराबर आता है। तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, ये सब न्यूटन निकल ने किया था, बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ उनकी बातें तुम्हारे सामने में। ये 3600 आता है ना, ये जी के साथ अब मैच हो जाता है, मतलब ये सारी वैल्यू सब फिट इन हो जाती है पिक्चर में। यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 डालो और यहाँ पे जो ये जो वैल्यू कैलकुलेट की गई ए एम की, यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी जाए अगर ए एम की, और आर ई और आर एम की वैल्यू डाल दी, तो ये दोनों ही 3600 के लगभग बराबर आता है। तो उन्होंने यहाँ से गेस मार दिया, क्या गेस मारा, force is directly proportional to inverse square of the distance between them, and force is directly proportional to the product of the masses m1 into m2, तो पहले से था ही, ये दोनों मिला करके उन्होंने नियम दे दिया अपना ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या हुआ, force is directly proportional to m1 into m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, वेयर r is the distance between the two, ये हो जाता है जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ था जो तुम लोग वीडियो में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात, लेकिन हम लोग तो बात अगर 11th स्टैंडर्ड में आ गए, 9th वाले फॉर्मूले से तो काम चलना नहीं है, कुछ तो नया होना चाहिए। तो अब वेक्टर फॉर्म में ये हमें चाहिए, है ना, बिना वेक्टर के तो अब काम ही नहीं चलता है। डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो फोर्स का क्या करेंगे। मान लो यह हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इसमें दो पॉइंट मासेस हैं, एक यहां पे है एक यहां पर है, m1 m2, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर भी दोनों के बना देते हैं, ये एक पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं और यह दूसरा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन इस तरह का होगा, इसका नाम माना r1, इसका नाम लो r2, m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये निकालेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो ज्वाइन करो m1 m2 को, सॉरी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, यू ज्वाइन कर दिया। तो ये जो अब आया ना वेक्टर r, ये वेक्टर r है हमारा, ये किसके बराबर है, r2 माइनस r1 वेक्टर के बराबर है। इतना तो वेक्टर हम लोग पढ़ ही चुके हैं अब, है ना। और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किस तरफ होने वाला है, फोर्स ऑन पार्टिकल वन ड्यू टू टू किस तरफ होने वाला है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ और इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा। तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था ना ऊपर में, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं इनटू आर वेक्टर, ठीक है। क्या आएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कुछ गलत हो रहा है।
क्या गलत हो रहा है? एक नेगेटिव साइन आना चाहिए था। ओके, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 में हमें R1 माइनस R2 चाहिए था ना, R1 माइनस R2 चाहिए था, इसलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन लगता है। ओके, R देखो ये R2 माइनस R1 का डायरेक्शन यह है ना, R2 माइनस R1 का डायरेक्शन यह है। R1 माइनस R2 का डायरेक्शन तो उल्टा होगा ना, R1 माइनस R2 का डायरेक्शन ये होगा, और लेकिन हमारा फोर्स इस तरफ आ रहा है। तो यहां पे एक नेगेटिव साइन भी आ जाता है। नेगेटिव मीन्स फोर्स इज एट्रैक्टिव, फोर्स एट्रैक्टिव है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एट्रैक्टिव है। सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। वेक्टर आने से बात चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इतना कुछ समझ लो कि टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन हमें फाइनली करना क्या है, सिर्फ इसको याद रखना है। और डायरेक्शन क्या आता है, एट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्स अगर ऑन पार्टिकल 1 निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आना है, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आना है। ठीक है, चलो ये तो हुई सिंपल सिंपल बातें। अब यदि 2 से ज्यादा पार्टिकल हो जाए तो क्या होगा? यदि मान लो 2 से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, एक M1 हमारा यहां पे है, एक M2 हमारा यहां पे है, एक M3 हमारा यहां पे है। M1 M2 M3, हम लोग फोर्स ऑन पार्टिकल 1 निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, वो क्या होने वाला है, इन दोनों को पहले तो ज्वाइन कर देता हूं मैं, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 किस डायरेक्शन में होने वाला है, इस डायरेक्शन में होगा, होगा ना। फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 3, F1 ड्यू टू पार्टिकल 3, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, GM1M2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर, और फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 3 यह किसके बराबर होगा, GM1M3 डिवाइड बाय R13 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें। यह वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो आएगा, अगर R1 R2 R3 तीनों के पोजीशन वेक्टर्स हैं, R1 R2 R3 तीनों के पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो ये क्या है, R2 माइनस R1 है, ये R2 माइनस R1 वेक्टर है ये। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। सिमिलरली इसका डायरेक्शन क्या होगा, R3 माइनस R1। ठीक है, अब इसका वेक्टर सम जब हम लोग ले लेंगे तो नेट फोर्स हमें मिल जाएगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। वेक्टर सम हमें लेना है, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स निकालना है, उसका डायरेक्शन निकालना है, और फिर उसका वेक्टर सम निकालना है टू फाइंड द नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो एक एग्जांपल देखें क्या इसका, एग्जांपल से चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, 3 इक्वल मासेस ऑफ m kg ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ABC यह ट्रायंगल है, तीनों पे एक मास m, यहां पर भी मास m, यहां पर भी मास m। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्रायंगल।
जी पे मास 2m रखा गया है, तो इस पे क्या होने वाला है फोर्स। ओके, ये निकालना है। अब देखो, इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए कितना होने वाला है, जी एम इंटू 2m डिवाइड बाई यह डिस्टेंस जो है, ये जो होगा वही यह भी होने वाला है, वही यह भी होने वाला है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आर स्क्वायर, यदि इसको आर मानते हैं तो एफ ऑन जी ड्यू टू बी, यह भी इतना ही होगा, जी एम इंटू 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एफ ऑन जी ड्यू टू सी, जी एम 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सभी का डायरेक्शन मिल गया और सभी का मैग्नीट्यूड मिल गया, और सभी का डायरेक्शन क्या होने वाला है, ये इस डायरेक्शन में होने वाला है, यह इस डायरेक्शन में है और यह इस डायरेक्शन में है। और ये सारे एंगल्स कितने, 120 डिग्री का एंगल है। ये भी 120 है, यह भी 120 है, यह भी 120 है। तो तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ए का आंसर हो जाता है ए, फोर्स ऑन जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिना कैलकुलेट किए आ रहा है। खैर, ये नहीं बोलना कि सर आसानी से कर दिए, दूसरे पार्ट के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। What is the force if mass at vertex A is doubled? है ना। अब देखो, अब हमें कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए, जो कि डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए कितना होने वाला है, जी इंटू 2m इंटू 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, जे डायरेक्शन है, पॉजिटिव जे डायरेक्शन, ये जे डायरेक्शन में है। ठीक है, और देखो एफ इंटू एफ, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, यह क्या होने वाला है, ड्यू टू बी, यह होगा जी इंटू एम इंटू 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन यह है, तो इसका कंपोनेंट निकालना होगा, कंपोनेंट निकालना होगा। यह लाइन अगर इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एंगल यह 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। कॉस 30 डिग्री लेंगे तो वो एक्स कंपोनेंट देगा, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो बात को, कॉस ये इंटू कॉस 30 डिग्री, ये नेगेटिव आई डायरेक्शन में होगा, प्लस जी एम 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री, नेगेटिव जे डायरेक्शन में है यह। तो ये क्या आएगा, जी 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, यहां पे सिर्फ कॉस 30 डिग्री नेगेटिव आई कैप और साइन 30 डिग्री नेगेटिव जे कैप बचा है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। ओके, और फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, डायरेक्शन सिर्फ एक पॉजिटिव आई कैप होगा और एक नेगेटिव जे कैप होगा। क्या हो जाएगा, 2gm स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आई में पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। ठीक है, ठीक है, ए को भी अब निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ पे, 4gm स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर जे कैप डायरेक्शन। अब इन तीनों का सम लेना है, तीनों का सम लेना है, क्या आने वाला है, जे कैप डायरेक्शन में, आई कैप में देखो, पहले आई कैप में एक ये -√3/2 और +√3/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तीनों को जब सम करेंगे, -√3/2 +√3/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0। तो बचेगा सिर्फ जे कैप में डायरेक्शन, फोर्स ऑन जी इज इक्वल टू 4gm स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर जे कैप, जो आया है यहां से। ठीक है, और एक पार्ट आएगा यहां से
और एक पार्ट आएगा यहां से। ये दो पार्ट और आने वाले हैं। क्या होगा? -2gm² डिवाइड बाई r², और ये हाफ दो बार है, हाफ यहां भी है हाफ यहां भी है, दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा। ये हो गया j कैप। 4 में से 2 चला गया, 2 बचेगा। 2gm² डिवाइड बाई r², डायरेक्शन क्या है? j कैप। यह हमारा आंसर आया। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, इतना कुछ करना होगा नेट फोर्स निकालने के लिए। 9th क्लास में इतना डिटेल नहीं होता था, कम होता था। 11th में आ गए हो तो अब ये सब कुछ करना होता है, वेक्टर्स से सारा काम होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। आगे की बातें अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।